हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के बायोलॉजी नोट्स के चैप्टर नंबर 11 पौधों तथा मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले 71वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सुधार करना है। बी और सी होगा, तो नियंत्रण तथा समन्वय हो जाएगा बी और सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधे में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। तो ए में है तंत्रिका तंत्र और सी में है तंत्रिका नियंत्रण। अगला प्रश्न है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवर्तनी गति। अगला प्रश्न है, जड़ रूट होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ये सभी जो है कि जड़ होते हैं। अगला प्रश्न है, मटर, कद्दू और कई अन्य पौधे के तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उससे लिपट जाते हैं। यह किस प्रकार के गति को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पर्शानुवर्ती। अगला प्रश्न है, पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यहाँ पे धनात्मक नहीं, यहाँ पे ऋणात्मक जलानुवर्ती होगी। अगला प्रश्न है, फूलों का प्रकाश की उपस्थिति से खिल जाना और रात में बंद हो जाना किस प्रकार की गति को दर्शाते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशानुकुंचन। अगला प्रश्न है, पौधे में वृद्धि होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका जीवन प्रयत्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को देखना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पौधे में वृद्धि निरंतर अनियमित परिवर्तन से होती है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, पौधे में वृद्धि निरंतर नियमित परिवर्तन से होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, पौधे में वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है, तो ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है, इस वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्माइड वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, छुई-मुई के पत्ते में किस प्रकार की गति होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कंपानुकुंचन। अगला प्रश्न है, स्पर्श करने पर छुई-मुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाता है, जिस कारण जो है कि छुई-मुई के पौधे पत्तियां मुरझा जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह या तना का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यावर्तन। अगला प्रश्न है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पर्शानुवर्तन। अगला प्रश्न है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होना चलन लोकोमोशन को कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचलन। एक बार फिर से देख लेते हैं, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होना चलन लोकोमोशन को कहते हैं?
तो इसको अनुचलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सनडीयू तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति होती है, तो किसके कारण गति होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शानुकुंचन के द्वारा गति होती है। अगला प्रश्न है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकांश। अगला प्रश्न है, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनात्मक अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, जियोट्रोपिज्म क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। अगला प्रश्न है, पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी में देख लेते हैं क्या है, इसका हो जाएगा F.W. वेंट। अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाले वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन और कोशिका विभेदन। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण किस भाग में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्ररोह के विभाज्योतकी क्षेत्र में या तने के शीर्ष भाग में। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन या वियोजन आइसोलेशन सबसे पहले किसने किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साल्कोवस्की। अगला प्रश्न है, पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सिन के कारण जो है कि पौधे सूर्य की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, तने के शीर्ष भाग में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, तने के जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि अधिक होती है, तो ये सही है। अगला कथन है, जड़ की जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि कम होती है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, पादप हार्मोन, पारा हार्मोन और वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, यह पत्तियों का विलयन रोकता है, तो ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2,4-D। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन जिसका द्विबीजपत्री घास को मारने में तीव्र गति से उपयोग होता है वह है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2,4-D। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन का अत्यधिक निर्माण होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्ररोह के विभाज्योतकी क्षेत्र में या तने के शीर्षस्थ भाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए में है, पादप ऊतकों एवं अंगों के आकार को बढ़ाना। अगला है, विलयन परत एब्सेशन लेयर का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी में है, जड़ों का निर्माण करना। ये सभी जो है कि ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है। अगला प्रश्न है, यदि एक शाखा कलम ऑक्सिन द्वारा उपचारित होती है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलस निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि कराते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
फेनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4-D। अगला प्रश्न है, पौधे में कोशिका दीर्घन सेल इलोंगेशन हेतु जिम्मेदार हार्मोन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। तो ए में है ऑक्जिन, बी में है जिबरेलिन्स। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑक्जिन के द्वारा जो है कि अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों जो है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, इंडोल एसिटिक अम्ल IAA, इंडोल पायरुविक अम्ल, इंडोल एसिटल्डिहाइड, इंडोल एसिटोनाइट्राइल क्या है। तो ये सभी जो है कि प्राकृतिक ऑक्जिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित ऑक्जिन सिंथेटिक ऑक्जिन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 2,4-D। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है, नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फलों के बीज रहित बनाने में ऑक्जिन उपयोगी है। तो ये सही है। अगला कथन है, सेब, नाशपाती, टमाटर फले को बीज रहित बनाने में ऑक्जिन के तुलना में जिबरेलिन अधिक उपयोगी है। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्जिन। अगला प्रश्न है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, कवक से निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के सहायता से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिबरेलिन्स। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जिबरेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिबरेलिन्स हार्मोन का खोज किसने किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याबूता एवं सुमिकी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन्स। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका जिबरेलिन्स हो जाएगा। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, पौधे में पाया जाने वाला कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कौन है जो ऑक्जिन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव विभाजन में सहायता करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरन के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, पुष्पीकरण से तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बोल्टिंग दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिबरेलिन्स। अगला प्रश्न है, पुष्पन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसंतीकरण। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो वसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है वह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, जिबरेलिन्स।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जिबरेलिन का प्रभाव नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो गन्ने के तने के लंबाई में वृद्धि, फलों की जीर्णता में देरी और अंगूर के डंठल के लंबाई में वृद्धि, ये सभी जिबरेलिन के प्रभाव है। अगला प्रश्न है, गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिबरेलिन का। अगला प्रश्न है, नारियल पानी में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आनुवांशिकता बौने पौधे को लंबा बनाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऑक्जिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जिब्रेलिन्स। अगला प्रश्न है, शिखर प्रभुत्व एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को निम्न में कौन सा हार्मोन नियंत्रित कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IAA, जिसको ऑक्जिन या फिर इंडोल एसिटिक एसिड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बीजों के सुषुप्तावस्था में रखता तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ABA। ABA हो गया एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ और प्रसुप्ता का। अगला प्रश्न है, अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन का प्रतिद्वंदी। अगला प्रश्न है, आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधों का उत्तर दिया गया है, तो आप इनमें से कौन से हार्मोन के जड़ों को शीर्ष और मूल दोनों की सुरक्षित करने के लिए प्रयोग करेंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IAA, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड या फिर ऑक्जिन बोला जाता है, और जिब्रेलिन, ये दोनों का जो है कि प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न है, एथिलीन गैस पौधे में, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, फलों को परिपक्व होने की क्रिया को तेजी से करता है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। पहला है ऑक्जिन वृद्धि के लिए, तो ये सही है। जिब्रेलिन जिब्रेला फ्यूसेरियम कवक से, ये सही है। साइटोकाइनिन हेरिंग शुक्राणु DNA, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ABA पुष्पक हार्मोन, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए में है, यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी में, इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइटोक्रोम।
अगला प्रश्न है, पौधे में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरीजेन बनाने में सहायता करता है, तो ये बर्नेलिन करता है सहायता। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन है, पौधे में फूल बनाने की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसे दीप्तकालिता कहते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो गलत को खोजना है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में, हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में है, सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, और इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड। ये गला में है, तो मस्तिष्क में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल, ये सभी जो है कि मस्तिष्क में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइपोथैलेमस करता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो कौन कौन से सही हैं देख लेते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ये सही है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये भी सही है। इस ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय से हार्मोन के निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाराथायराइड। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, TSH हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मानवीय शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। एक बार फिर से देख लेते हैं, मानवीय शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर का असंतुलित विकास होगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस एडिसन को। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से एक्रोमीगेली रोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अल्प नहीं, यहाँ पे अत्यधिक स्राव से होता है, अत्यधिक स्राव से। दूसरा कथन है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से साइमन रोग होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अति नहीं, यहाँ पे अल्प हो जाएगा। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है वृक्क नलिका में मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैसोप्रेसिन हार्मोन। अगला प्रश्न है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये इनमें से सभी। जन्म हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन और आलिंगन या प्रेम हार्मोन, ये सभी जो है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थायराइड। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी तथा सी दोनों। तो बी में है अबटू और सी में है पाराबटू, ये दोनों जो है कि गला में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस ग्रंथि के कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर मैक्सिडीमा रोग होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थायराइड। अगला प्रश्न है ग्रेव रोग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग है। अगला प्रश्न है कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाने को क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्मोन के कारण जो है कि चेहरे पर बाल उग जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं और क्या बोल रहे हैं इधर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन में महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों का विकास होना विरिलिज्म कहलाता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण का प्रकट होना गायनोकोमास्टिया कहलाता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करने सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण में। अगला प्रश्न है एलएच तथा एफएसएच किस प्रकार का हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोर्नेडोट्रोपिक हार्मोन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में बाहर नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीयूष। अगला प्रश्न है मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष।
अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपापचयी दर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु को इम्प्लांटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है ग्राफियन फॉलिकल क्या स्रावित करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन के उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, कैल्सिटोनिन और पाराथार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन, ये सभी जो है कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अगला प्रश्न है एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन एड्रीनल तथा नॉर एड्रीनल हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन है ये सब। अगला प्रश्न है रुधिर चाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल, ये जो है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एल्डोस्टेरोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमेटोस्टेटिन। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है भासोप्रेसिन की अल्प स्राव से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज इंसिपिडस है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस हार्मोन की सहायता से थर्मोरेगुलेशन की क्रिया संपन्न होती है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, तो हाइपोथैलेमस, टीएसएच और थायराइड, ये सभी के द्वारा जो है कि थर्मोरेगुलेशन क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरोक्सिन की कमी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमएसएच हार्मोन निरर्थक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रीनल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसको अंतःस्रावी का पेसमेकर कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रीनेलिन को अंतःस्रावी का पेसमेकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वाइटर। अगला प्रश्न है दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन का स्राव कहाँ से होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि से होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थाइमोसिन। और कौन कौन से होते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित, तो इसका हो जाएगा ट्राइआइडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन और थायरॉक्सिन, ये सभी जो है कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है।
अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा सेल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका पीयूष ग्रंथि से सेक्स हार्मोन स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, हार्मोन के गुणधर्म के संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में सही कथनों का चुनाव नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो पहला कथन है, ये स्टेरॉइड प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन है, ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, ये उन अंगों के कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित किया है, तो ये सही है। चौथा कथन है, ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायता करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिन अमीनो अम्ल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ब्रिसन टेस्टिस और अंडाशय, ये सभी जो है कि स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्राव होने से प्रसव वेदना लीवर पेन उत्पन्न होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्टाग्लैंडिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सभी की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होती है। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है, किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाशिमोटो रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन, ये सभी मादा जनन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक नर लैंगिक हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ये जो है कि नर लैंगिक हार्मोन है। प्रश्न है, अप टू उदर्द एडम सेप्पल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थायराइड उपास्थि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम मिलेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्रेटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, STH। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेब फल की सुरक्षा करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, पाराथार्मोन रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है।
अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। तो मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से और तंत्रिकाओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनले का लूप, ये नहीं है। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, माइलिन शीथ और रेनवियर का नोड, स्वान कोशिका, ये सभी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है, जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उसे तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर कहते हैं। तो ये सही है। दूसरा कथन है, कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका नर्व का निर्माण करते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोन। एक बार फिर से देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है। तो ये साइटोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूरल सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशी से जुड़ता है तो जोड़ों के बीच कुछ खाली जगह रहता है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटियागो रेमन वाई काजल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं हो पाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, न्यूरॉन कोशिका के एक्सॉन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये सही है। दूसरा कथन है, माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, अकशेरुक प्राणी के न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता है। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, स्वान कोशिका स्वान सेल्स उपस्थित रहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूरॉन में उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के एक्सॉन पर स्थित माइलिनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वान कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न है, सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सॉन एवं डेंड्रॉन के बीच सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक्टोडर्म।
अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रल रेमिस्फेयर में स्थित अनियमिताकार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्कस कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति का केंद्र स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेरेब्रम में। अगला प्रश्न है, खांसना, छींकना और उल्टी करना जैसी अनैच्छिक गतिविधियां को नियंत्रित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1600 ml होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तंतुमय संयोजी ऊतक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बनी झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेनिंजीज कहते हैं, मेनिंजीज। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रेनियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन गलत है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास तथा परितृप्ति का नियंत्रण केंद्र है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइइनसेफेलॉन। अगला प्रश्न है, अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा नष्ट हो जाए तो क्या सब होगा? तो इसका हो जाएगा, देख लेते हैं, हाथ तथा पैर की ऐच्छिक गति पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, ये सही है। बातचीत करने में कठिनाई होगी, ये भी सही है। सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी नष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 12 जोड़ी यानी 24 गो। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेलिया एपोन्यूरोटिका। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, मानव के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, यह प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, क्रूरा सेरेब्री तथा ऑप्टिक काइएज्मा स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मस्तिष्क का रेत ब्रेन सैंड कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम को। थैंक यू दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।